सोचिए, एक ऐसा देश जहां आधी आबादी को भरपेट खाना नहीं मिलता, वहीं लग्जरी होटल्स खुल रहे हैं, लेकिन पर्यटकों पर लगाम कसी रहेगी। कौन सा है वो देश? कौन है वो लोग जो बांग्लादेश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं? परमाणु परीक्षण के लिए किसने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा था, सामग्री तैयार है, आप आगे बढ़ सकते हैं? और कोई नदी तालाब ना होने के बावजूद कहां से पानी लाता है यूएई? खबरें अनकही में आज जानिए इन्हीं सब खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की सड़कों पर जो आग लगी है वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है। ढाका से लेकर चटगांव तक आसमान में जो काला धुआं छाया हुआ है वो सिर्फ टायरों के जलने का धुआं नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी गहरी साजिश है जिसकी डोर इस्लामाबाद तक है। हम सब देख रहे हैं कि बांग्लादेश सुलग रहा है, लेकिन आज हम उस धुएं के पार देखेंगे। वक्त आ गया है कि बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा के असली विलन का हिसाब किया जाए, लेकिन उसके लिए उसको पहचानना होगा। आज मैं मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की उस क्राइम कुंडली को एक्सपोज करूंगी जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां सत्ता किसके हाथ में है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत गहरा फर्क पड़ता है। बांग्लादेश भारत का वो पड़ोसी है जहां कभी शेख मुजीब का लोकतंत्र खुली हवा में सांस लेता था, लेकिन आज उसी हवा में कट्टरपंथ का ऐसा जहर घुल गया है कि वहां सांस लेना मुश्किल हो गया है। और इस जहर का सबसे पहला शिकार कौन है? वहां का आम आदमी, और विशेषकर अल्पसंख्यक हिंदू। आज बांग्लादेश के गली मोहल्लों से लेकर मेन रोड्स तक कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। उन हिंदुओं को जिनका बांग्लादेश की मिट्टी पर उतना ही हक है जितना किसी और का। जरा सोचिए, 1,60,00,000 हिंदू, ये कोई छोटा आंकड़ा तो नहीं है। ये वो लोग हैं जो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, लेकिन आज उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो हद दर्जे को पार कर चुका है। किसी का सालों पुराना आशियाना जलाया जा रहा है, तो किसी को बीच चौराहे पर भीड़ के हवाले किया जा रहा है। दीप चंद्र दास की मॉब लिंचिंग का वीडियो हम सबका दिल दहला गया। आज वहां का हिंदू चीख चीख कर कट्टरपंथी जमात के आका मोहम्मद यूनुस से सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है कि उनका कसूर क्या है? क्या अपनी ही धरती पर रहना गुनाह हो गया है? ये सवाल सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं का नहीं है, ये सवाल मानवता का है जो धीरे धीरे वहां दम तोड़ रही है। मोहम्मद यूनुस जब सत्ता में आए थे तो कहा गया कि वो एक नोबेल विजेता है भी। वो बांग्लादेश में विकास लाएंगे, बदलाव लाएंगे, हालात को बेहतर करेंगे। दुनिया को लगा था कि एक पढ़ा लिखा इंसान देश को संभालेगा, लेकिन हकीकत क्या है? आज यूनुस सरकार का कट्टरपंथियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, या यूं कहें कि नियंत्रण करना ही नहीं चाहते। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। आरोप लग रहे हैं कि इन कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। इसी के दम पर हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। यूनुस के साथ भी वही हो रहा है। खबर यह भी है कि अब यूनुस की अपनी ही पुलिस ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब खाकी वर्दी ही शासक के खिलाफ खड़ी हो जाए तो समझ लीजिए कि सत्ता की नींव हिल चुकी है। ये एक ऐसी बगावत है जिसमें यूनुस के साम्राज्य का दहन होना तय माना जा रहा है। सत्ता के नशे में चूर होकर यूनुस ने वो गलतियां कर दी हैं जो अब उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। और इसी आग में घी डालने का काम कर रही है एक और बड़ी खबर। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी। चलिए अब इस पूरे खेल को डिकोड करते हैं कि आखिर फायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका। ढाका में जगह जगह कट्टरपंथियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। ये वो लोग हैं जो यूनुस की असली ताकत थे। दरअसल पूरा गेम प्लान ये है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान में बैठे उनके आका जनरल मुनीर सत्ता की चाबी कट्टरपंथी जमात इस्लामी के हाथों में सौंपना चाहते हैं। उनका मकसद है बांग्लादेश को एक ऐसा देश बनाना जो पाकिस्तान के इशारे पर नाचे। लेकिन उनकी इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी है खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी। यही वजह है कि जमात और यूनुस मिलकर बांग्लादेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, ताकि वो ये साबित कर सकें कि देश में सब कुछ बेकाबू है और फिर अपने पक्ष में माहौल बना सकें। लेकिन उनकी इस मंशा पर अब एक बड़ा ब्रेक लगने जा रहा है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश वापस आ गए हैं। तारिक पूरे 17 साल बाद अपने वतन लौटे हैं। वो बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उनकी वापसी का मतलब है कि यूनुस और पाकिस्तान के मंसूबे धाराशायी हो सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना की आवामी लीग के कमजोर होने के बाद
जमीन पर अगर किसी की पकड़ मजबूत है तो वो बीएनपी ही है। ऐसे में अब यूनुस की राहें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। अब मैं आपको वो पहलू बताती हूं जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया उतनी बात नहीं कर रहा। यूनुस बांग्लादेश के युवाओं और वहां की आवाम को एक बहुत बड़ी गलतफहमी में रख रहे हैं। वो उन्हें कट्टरपंथ का पाठ पढ़ा रहे हैं, अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में इस हिंदू नरसंहार का असली मास्टरमाइंड कौन है? आखिर इस्लामाबाद से ढाका तक के तार कैसे जुड़े? मैं आपको बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार के हर एक किरदार से रूबरू करवाऊंगी। ये वो 5 किरदार हैं जिनके दिमाग में बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाने का मंसूबा पल रहा है। सबसे पहले हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, जो चेहरे से उदारवादी बनते हैं लेकिन काम कट्टरपंथियों वाला कर रहे हैं। दूसरे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो रावलपिंडी में बैठकर ढाका को रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। तीसरी है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जो नफरत का बारूद सप्लाई कर रही है। चौथे हैं जमात इस्लामी बांग्लादेश के चीफ डॉक्टर शफीकुर रहमान, जो जमीन पर हिंसा फैला रहे हैं। और पांचवें हैं छात्र नेता नाहिद इस्लाम, जो छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। इन पांचों ने मिलकर एक ऐसा सिंडिकेट बना लिया है जिसने बांग्लादेश को हिंसा की आग में धकेल दिया। बांग्लादेश के नौजवानों का इस कदर माइंड वॉश किया जा रहा है कि वो मजहब के नाम पर मरने और किसी को भी बेरहमी से मारने को तैयार हो गए। ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। हाल ही में उस्मान हादी की हत्या के बाद से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा चरम पर पहुंच गई है। लेकिन इस हत्या के पीछे की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूनुस और मुनीर ने मिलकर एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की जिसमें छात्र नेता उस्मान हादी बना बलि का बकरा, और इस राज से पर्दा उठाया है खुद उस्मान हादी के भाई ने। उनका आरोप है कि बांग्लादेश में चुनाव टालने के लिए यूनुस की शह पर उस्मान हादी की हत्या की गई। 12 दिसंबर को उस्मान हादी को गोली मारी गई और 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे ही मौत की खबर आई, मोहम्मद यूनुस ने तुरंत इसका आरोप भारत और शेख हसीना पर मढ़ने की कोशिश की। उधर इस्लामाबाद में बैठे आसिम मुनीर ने तुरंत अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया और आदेश दिया कि बांग्लादेश में हिंसा फैलाओ, लोगों के अंदर जहर भर दो, और देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश जल उठा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि तारिक रहमान की वापसी के साथ ये टकराव और बढ़ेगा। यूनुस अपनी सत्ता बचाने के लिए हिंसा का डोज और बढ़ाएंगे। पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि बांग्लादेश में चुनाव ना हो, क्योंकि चुनाव होने का मतलब है जमात इस्लामी की हार। इसलिए आने वाला वक्त बांग्लादेश के लिए और भी ज्यादा खून खराबे वाला हो सकता है। आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस इतना है कि बांग्लादेश अब एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ वो रास्ता है जो उसे वापस लोकतंत्र की तरफ ले जा सकता है, और दूसरी तरफ वो खाई है जो उसे पाकिस्तान जैसा विफल राष्ट्र बना देगी। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें दुनिया ने उम्मीद की नजर से देखा था, वो आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही देश को जलाने पर आमादा है। बांग्लादेश के गली नुक्कड़ और चौक चौराहों पर लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती जा रही है। हमें और आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि पड़ोस में लगी आग की लपटें अगर समय रहते नहीं बुझी तो वो बहुत दूर तक जा सकती हैं, हम तक भी पहुंच सकती हैं। क्या आपको लगता है कि तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात सुधरेंगे, या ये सिर्फ सत्ता का एक और खेल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखकर भेजिए। उत्तर कोरिया ने चीन बॉर्डर के पास सामजियोन शहर में 5 लग्जरी होटल्स खोले हैं। इसका ऐलान सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने किया। इसकी ओपनिंग में किम जोंग उन खुद मौजूद थे। उनके साथ थी उनकी बेटी किम जू आई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किम जू आई किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखी। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें मिसाइल टेस्ट, मिलिट्री परेड्स और अब इन होटल इनॉग्रेशंस में भी देखा गया है। किम जोंग से पहले उनके दादा, उनके पिता, 3 पीढ़ी से किम फैमिली ही देश पर राज कर रही है, और अब किम जू आई को चौथी पीढ़ी के लीडर के रूप में तैयार किया जा रहा है। वैसे उत्तर कोरिया की सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि किम जू आई अगली नेता होंगी, लेकिन कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट मानते हैं कि उनकी लगातार सार्वजनिक मौजूदगी ये संकेत देती है कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। बहरहाल, बात करते हैं होटलों की। तो KCNA द्वारा जारी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किम जोंग उन होटल के कमरों, रेस्तरां और बाकी सारी सुविधाओं का खुद निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो बेड्स हैं, होटल में बेड होते हैं, उसकी नरमाई भी वो खुद चेक कर रहे हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक इन होटल्स में बारबेक्यू रेस्तरां, हॉट टब्स और मॉडर्न लेजर फैसिलिटीज मौजूद हैं।
किम जोंग उन ने इसे देश की आर्थिक प्रगति का प्रतीक बताया। और इनके शुरू होने की टाइमिंग की बात करें तो अगले साल यानी 2026 में 5 साल के गैप के बाद वहां पार्टी कांग्रेस होने वाली है। और शायद इसीलिए किम जोंग उन ये दिखाना चाहते हैं कि कोरिया की आर्थिक तरक्की हो रही है। लेकिन यह खबर इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि उत्तर कोरिया की जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 46% उत्तर कोरियाई आबादी कुपोषण का शिकार है, यानी लगभग 1,18,00,000 लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा। बच्चों में कम लंबाई और कम वजन जैसी समस्याएं आम हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बेहद सीमित हैं और कई वर्षों तक नियमित वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी प्रभावित रहे हैं। 52% घरों में स्वच्छता सुविधाएं तक नहीं है। किसानों के पास खेती के लिए पर्याप्त उपकरण तक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि लग्जरी होटल्स आखिर बनाए किसके लिए जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि होटल विदेशी टूरिस्ट के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनका एक और इस्तेमाल होगा। जो कोरियन कर्मचारी सरकार के लिए खूब मेहनत करेंगे उन्हें इनाम के तौर पर यहाँ छुट्टियां मनाने का मौका मिलेगा। यानी ये एक तरह का इंसेंटिव सिस्टम भी हो सकता है। विदेशी टूरिस्ट की बात की जाए तो किम सरकार खास तौर पर चाइनीज और रशियन टूरिस्ट को आकर्षित करना चाहती है। चीन और रूस दोनों ही देश उत्तर कोरिया के करीबी सहयोगी हैं। चीन के साथ सीमा साझा होने के बावजूद चीनी पर्यटकों के लिए बॉर्डर्स अभी पूरी तरह खुले नहीं हैं। वहीं रूस के साथ पर्यटन सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। कोविड के बाद पहली बार रशियन टूरिस्ट ग्रुप ने फरवरी 2024 में उत्तर कोरिया का दौरा किया। करीब 100 रशियन टूरिस्ट प्योंगयांग पहुंचे। उसके बाद से रशियन टूरिस्ट का आना बढ़ता ही जा रहा है। सितंबर 2024 तक करीब 600 रशियन टूरिस्ट उत्तर कोरिया घूम चुके थे। ज्यादातर प्योंगयांग और रेसॉन शहर गए, जो रूसी बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं। रशियन प्रिमोर्स्की रीजन की टूरिज्म मिनिस्टर नतालिया नेबॉयचेंको ने बताया कि व्लादिवोस्तोक से उत्तर कोरिया के लिए रेगुलर ट्रेन सर्विस शुरू करने के प्लान्स हैं। फरवरी 2025 तक यानी एक साल में 6,400 से ज्यादा रशियंस ने उत्तर कोरिया का दौरा किया। ये 2012 के बाद सबसे ज्यादा संख्या है। हालांकि ये भी सच है कि इन पर्यटकों की संख्या अभी काफी कम है और ये पर्यटन किसी बड़े इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए नाकाफी है। अब सवाल यह है कि किम जोंग उन अचानक टूरिज्म पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह उत्तर कोरिया की बदहाल अर्थव्यवस्था है। देश पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, व्यापार पर पाबंदियां हैं, इसलिए विदेशों से पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में टूरिज्म ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहां से डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। खासकर चाइनीज और रशियन टूरिस्ट को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि यही दोनों देश उत्तर कोरिया के साथ खड़े हैं। चाइना बॉर्डर से जल्द ही बड़े पैमाने पर ग्रुप टूर्स शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किम पर्यटन पर दांव लगा रहे हैं। इसी साल की शुरुआत में वॉन्सान काल्मा कोस्टल टूरिज्म जोन भी लॉन्च किया गया था। यहाँ समुद्र तट पर एक पूरा रिजॉर्ट एरिया बनाया गया है। जुलाई 2025 में इस रिजॉर्ट एरिया में आने वाले पहले विदेशी यात्री रशियन टूरिस्ट ही थे। रशियन सोशल मीडिया पर इन पर्यटकों ने बीचेस और सुविधाओं की तस्वीरें शेयर की। तो देखा जाए तो उत्तर कोरिया में रूस को चीन से भी ज्यादा टूरिज्म एक्सेस मिल रहा है। ये बदलाव किम की रणनीतिक योजना का हिस्सा है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने प्योंगयांग दौरे के दौरान कहा था कि उत्तर कोरिया को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट किया जा सकता है, और अब वही हो भी रहा है। रशियंस को तरजीह दी जा रही है, जबकि चीनी पर्यटकों के लिए बॉर्डर्स अभी पूरी तरह नहीं खुले हैं। हालांकि सामजोन शहर में जो 5 लग्जरी होटल्स बनाए गए हैं वो चीनी सीमा के बिल्कुल नजदीक हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में पर्यटन होता कैसे है ये समझना भी जरूरी है, वरना आप सोचें कि चलो हम भी जा सकते हैं। वहां जाना किसी नॉर्मल हॉलीडे जैसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है। आपको सिर्फ अप्रूव्ड टूर्स के जरिए ही एंट्री मिलेगी और आप सिर्फ वहीं जा सकते हैं जहां सरकार आपको ले जाना चाहे। हर वक्त सरकारी गाइड आपके साथ रहेंगे। आप स्थानीय लोगों से खुले तौर पर बात नहीं कर सकते। फोटोज भी सिर्फ वहीं खींच सकते हैं जहां इजाजत हो। उत्तर कोरिया पूरी तरह दुनिया से कटा हुआ देश है। वहां इंटरनेट नहीं है, इंटरनेशनल फोन कॉल्स नहीं है, बाहरी दुनिया की कोई जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचती। सारी इंफॉर्मेशन सरकार कंट्रोल करती है। अब सोचिए, ऐसे क्लोज सिस्टम में लग्जरी होटल्स खोलने का क्या मतलब है। ये किम का एक नपा तुला कदम है। अगले साल उत्तर कोरिया की पार्टी कांग्रेस होने वाली है।
ये कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी बैठक होती है जहां देश की बड़ी नीतियां तय होती हैं। इस कांग्रेस में एक नई विकास योजना का ऐलान होने की उम्मीद है। तो किम चाहते हैं कि कांग्रेस से पहले दुनिया को देखे कि देश तरक्की कर रहा है। ये होटल्स उसी रणनीति का हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि देखो हम भी बदल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वापस मुद्दे पर लौटते हैं। पर्यटन से उत्तर कोरिया को कितना फायदा हो सकता है? मुझे लगता है बहुत सीमित, क्योंकि प्रतिबंधों की वजह से पश्चिमी देशों के पर्यटक तो आ नहीं सकते, बचे रशियंस और चाइनीज टूरिस्ट के लिए बॉर्डर्स अभी पूरी तरह खुले नहीं हैं। रशियंस आ रहे हैं लेकिन संख्या बहुत कम है। 2024 में जितने रशियंस गए उससे ज्यादा 2019 तक ब्रिटिश टूरिस्ट जाते थे। और फिर सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। 2017 में अमेरिकन स्टूडेंट ऑटो वॉम्बियर को गिरफ्तार कर लिया गया था जब वो उत्तर कोरिया घूमकर वापस जा रहे थे और एयरपोर्ट पर थे। एक प्रोपेगेंडा पोस्टर चुराने के आरोप में उन्हें 15 साल हार्ड लेबर की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और जब उन्हें रिहा किया गया 2017 में ही, उस वक्त वो कोमा में थे। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कई देशों ने अपने नागरिकों को उत्तर कोरिया जाने से मना कर दिया है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप करना आसान नहीं है, लेकिन किम ने ठान लिया है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कम हैं। देश की इकोनॉमी कोलैप्स के कगार पर है। कोविड के दौरान चाइना बॉर्डर भी बंद कर दिया गया था, जिससे व्यापार पूरी तरह रुक गया। अब धीरे धीरे बॉर्डर खुल रहा है, लेकिन तरजीह रूस को मिल रही है। उत्तर कोरिया की सरकार अपने लोगों से कहती है कि बाहर की दुनिया बुरी है, पश्चिमी देश दुश्मन है, उनका सिस्टम गलत है, लेकिन फिर वही सरकार विदेशियों को लुभाने के लिए लग्जरी होटल्स बना रही है। ये अपने आप में एक विरोधाभास है। यही है उनका दोगलापन। तो क्या उत्तर कोरिया सच में दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल सकता है? पूरी तरह खोलना तो मुमकिन नहीं लगता, और खुल भी जाए तो कोई उस दरवाजे में जाना क्यों चाहेगा? क्योंकि किम प्रशासन का पूरा फोकस जानकारी को कंट्रोल करने पर टिका है। वो नहीं चाहते कि उनके देश की असलियत बाहर आए और उनके देश के लोगों को बाहर की सच्चाई पता चले। इसलिए कंट्रोल्ड टूरिज्म तो हो सकता है, लेकिन कंप्लीट ओपनिंग नहीं। वैसे आप बताइए कि आप नॉर्थ कोरिया घूमने जाना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। एक तपती हुई दोपहर, घड़ी में वक्त 3:45। जगह है राजस्थान का पोखरण। रेत के नीचे अचानक एक ऐसी हलचल होती है जो सिर्फ जमीन नहीं हिलाती बल्कि 7 समंदर पार व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा देती है। यह कोई मामूली धमाका नहीं था। यह भारत के सोए हुए स्वाभिमान की वो दहाड़ थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 11 मई 1998 का वो दिन, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वो कर दिखाया जिसके बारे में पिछली सरकारें सोच तो रही थी लेकिन करने से डरती थी। आज हम उसी कहानी के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत ने अमेरिका और CIA की नाक के नीचे इतिहास बदल दिया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पुरानी तारीख की बात क्यों कर रही हूं और इससे एक आम भारतीय की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है। तो आज 25 दिसंबर है और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। लेकिन उन्हें सिर्फ एक नेता के तौर पर याद करना काफी नहीं है। 1998 से पहले भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के रहमो करम पर था, लेकिन वाजपेयी जी के उस एक फैसले ने हमें सुरक्षित महसूस कराया। आज अगर हम दुनिया की आंख में आंख डालकर बात कर पाते हैं तो उसकी नींव उसी दिन रखी गई थी। यह सिर्फ एक बम फोड़ने की बात नहीं थी, यह इस बात का ऐलान था कि भारत अपनी शर्तों पर जिएगा, किसी के दबाव में नहीं। लेकिन 1998 में सत्ता संभालते ही वाजपेयी जी के लिए फैसला लेना इतना आसान नहीं था। हालात बिल्कुल अलग थे। उनकी सरकार 13 पार्टियों के गठबंधन से चल रही थी जो कभी भी गिर सकती थी। दुनिया भर के बड़े देश जिन्हें न्यूक्लियर हब कहा जाता है, वो नहीं चाहते थे कि भारत परमाणु ताकत बने। अमेरिका और यूरोप से कड़े प्रतिबंधों का डर था, अर्थव्यवस्था के डूबने का खतरा था। लेकिन वाजपेयी जी ने कुर्सी के बजाय देश के भविष्य को चुना। उन्हें पता था कि अगर भारत को सुरक्षित रहना है तो उसे शक्तिशाली बनना ही होगा। इसलिए उन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना उस फाइल पर दस्तखत कर दिए जिसने भारत की तकदीर बदल दी। अब मैं आपको वो बात बताती हूं जो अक्सर बड़ी खबरों के पीछे छुप जाती है। इस मिशन के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव उनसे मिलने आए। राव ने वाजपेयी के कान में बस एक लाइन कही, सामग्री तैयार है, आप आगे बढ़ सकते हैं। यह इशारा परमाणु बम की तैयारी की तरफ था।
वाजपेयी जी ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर आर चिदम्बरम को बुलाया। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स, जो भारत के ऊपर से गुजरते हुए हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहे थे। यहां शुरू हुआ एक जबरदस्त चूहे बिल्ली का खेल। वैज्ञानिकों ने ऐसी रणनीति बनाई जो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं थी। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने वैज्ञानिकों वाले लैब कोट उतारकर मिलिट्री की वर्दी पहन ली, ताकि ऊपर से देखने पर किसी को शक ना हो। उन्हें कोड नेम दिए गए। डॉक्टर कलाम बने मेजर जनरल पृथ्वीराज और डॉक्टर चिदम्बरम बने नटराज। सारा काम रात के अंधेरे में होता था। जैसे ही सुबह होने वाली होती, सैटेलाइट के गुजरने से पहले सब कुछ ऐसे ढक दिया जाता था जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। वहां की रेत और टायरों के निशान तक मिटा दिए जाते थे। भारतीय सेना की 58वीं इंजीनियर्स रेजिमेंट ने इसमें कमाल का काम किया। अमेरिका आसमान से देखता रहा और भारत ने जमीन के नीचे बाजी मार ली। वाजपेयी जी की उस दूरदर्शिता ने भारत को कमजोर राष्ट्र की छवि से बाहर निकालकर एक ग्लोबल पावर बना दिया। 1974 में इंदिरा गांधी के समय स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण हुआ था, लेकिन 1998 का ऑपरेशन शक्ति अलग था, क्योंकि इसने हमें पूरी तरह से न्यूक्लियर स्टेट बना दिया। आज अगर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, तो इसकी हिम्मत उसी दोपहर मिली थी। 11 मई 1998 का दिन सिर्फ विज्ञान की जीत का दिन नहीं था, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जीत का भी दिन था। वाजपेयी जी ने साबित कर दिया कि शांति की बात भी वही कर सकता है जिसके हाथ में ताकत हो। उस दिन पोखरण में जो धमाका हुआ, उसकी गूंज आज भी दुनिया को यह याद दिलाती है कि भारत जब कुछ ठान लेता है तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेता है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, वो देश जहां सोने की, सुविधाओं की, ऐशो आराम की, गगनचुंबी इमारतों की, तेज रफ्तार गाड़ियों की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन हर तरह से समृद्ध ये देश पानी के मामले में बहुत गरीब है। वहां एक भी नदी या झील नहीं है। एक ऐसा देश जो रेगिस्तान के बीचों बीच बसा है, लेकिन वहां के गोल्फ कोर्स और वाटर पार्क देखकर लगता है जैसे पानी की कोई किल्लत ही ना हो। आखिर बिना पानी के प्राकृतिक स्रोतों के ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या सारी चमक दमक के पीछे यूएई प्यासा मर रहा है? क्या है इस रेगिस्तानी जादू का सच? अब आप सोचेंगे कि यूएई का हमसे क्या लेना देना? तो लेना देना है, क्योंकि आज जो हालात यूएई के हैं वो कल हमारे और आपके शहर के भी हो सकते हैं। पानी की किल्लत सिर्फ रेगिस्तान की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ग्लोबल वार्निंग है। वार्मिंग नहीं, वार्निंग है, चेतावनी। यूएई के पास प्राकृतिक स्रोत है नहीं, लेकिन हमारे पास जो हैं वो भी तो सूख रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि कैसे यूएई ने अपनी प्यास बुझाने के लिए कुदरत से लड़ाई मोल ली है और विज्ञान को अपना हथियार बनाया है। वो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बना रहे हैं। इसे डिसैलिनेशन कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जितना भी समुद्र का पानी पीने लायक बनाया जाता है, उसका अकेले 14% हिस्सा यूएई में बनता है। उनकी 42% पानी की जरूरतें इसी तकनीक से पूरी होती हैं। प्राचीन समय के जो अंडरग्राउंड पानी के स्रोत यानी एक्विफर्स वहां मौजूद थे, वो अब सूखने की कगार पर हैं। उनका इतना तेजी से दोहन हुआ है कि अब उन पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए अब यूएई ने एक नई रणनीति अपनाई है, पानी की एक एक बूंद का हिसाब रखना। वहां गंदे पानी को भी बर्बाद नहीं किया जाता। सीवेज के पानी को ट्रीट करके उसे साफ किया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल खेती, पार्कों की सिंचाई और फैक्ट्रियों में होता है। सरकार का लक्ष्य तो यह है कि 95% ट्रीटेड पानी को दोबारा इस्तेमाल यानी रीयूज किया जा सके। ये एक बड़ा बदलाव है, जहां वेस्ट को वेल्थ समझा जा रहा है। यूएई ने यह साबित कर दिया है कि अगर नदियां नहीं हैं तो नदियां बनाई जा सकती हैं, भले ही वो कंक्रीट और पाइपलाइन की नदियां हों। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां कुदरत बिल्कुल मेहरबान नहीं है। वहां वादियां हैं जो सूखी नदियों की घाटियां होती हैं। जब कभी पहाड़ों पर बारिश होती है तो पानी बहकर इन वादियों में आता है और कुछ समय के लिए वहां तालाब बन जाते हैं। ये पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे जाकर ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करता है, लेकिन ये काफी नहीं है। दुनिया को सिर्फ दुबई की चकाचौंध दिखती है, लेकिन सरकार जानती है कि अगर कल को कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई तो प्यास वहां की सबसे बड़ी दुश्मन होगी। इसलिए वो बड़े बड़े रेजर्वॉयर्स बना रहे हैं जहां इमरजेंसी के लिए पानी स्टोर किया जा सके। उनका टारगेट है कि 2036 तक पानी की कुल मांग को 21% तक कम किया जाए।
ये सिर्फ सप्लाई बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि डिमांड घटाने की भी कोशिश है, जो अपने आप में एक कड़ा फैसला है। अगला विश्व युद्ध अगर हुआ तो पानी के लिए होगा, ये कहावत हम सब ने सुनी है। लेकिन यूएई शायद उस युद्ध के लिए अभी से बंकर तैयार कर रहा है। वो क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश पर भी काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि कैसे रेगिस्तान में इंसान अपनी जिद से हरियाली बनाए रखता है। क्या ये मॉडल हमेशा के लिए टिकाऊ है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये दुनिया के लिए एक केस स्टडी जरूर है। यूएई ने हमें सिखाया है कि अगर कुदरत साथ ना भी दे तो इंसान की इच्छा शक्ति और तकनीक मिलकर रेगिस्तान में भी जीवन खिला सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि पानी की असली कीमत तब समझ आती है जब वो ना हो। इसलिए जब तक नल में पानी आ रहा है उसकी कद्र करना सीख लीजिए। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है और कड़क टीम की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, उनको नमन, प्रणाम। इस मौके पर मैं अटल जी की लिखी एक कविता आपके साथ साझा करती हूँ। जो पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो।